हेलो, अपन ने देखो लास्ट क्लास में साइज का कॉन्सेप्ट देख लिया। अपन ने साइज में क्या देखा, अपन को साइज में देखो एक वो आयनन त्रिज्या देखनी होती थी। उसमें अपन को क्या देखना होता था भाई, मेनली अपन को एक ही चीज़ देखनी होती थी, वो थी उसकी वो त्रिज्या। और वो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब जेड क्या था, ये जेड इफेक्टिव था। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है जेड बाई ई, है ना, जेड बाई ई। तो देखो आर समानुपाती 1/जेड इफेक्टिव, है ना। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती करते हैं अपन, तो ई बाई जेड। तो ई बाई जेड का अनुपात जिसका ज़्यादा उसकी रेडियस ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन ई बाई जेड का अनुपात किसका, नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज का कम होता है। तो बस यही था कॉन्सेप्ट अपना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अपन को याद रखने हैं, जैसे अपन को देखो वो पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इनकी साइज, इनकी जो आइडियल गैसेस होती है उनसे भी ज़्यादा होती है। वो अपन को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसी छोटी छोटी बातें अपन को याद रखनी है। 3D सीरीज में एक जल योजन वाला कॉन्सेप्ट था। देखो जल योजन में अपन को सीधा क्या याद रखना है, जल योजन में अपन को सीधी सी बात ये याद रखनी है कि जल योजन की कोटि की जो कोटि थी वो सीधी समानुपाती थी धनावेश के, है ना, और बटे आकार के। ठीक है, अगर कोई पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी पर, उसकी जलयोजन की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उससे जितने उतने ही ज़्यादा जल के अणु जुड़ेंगे। क्या होंगे, जल के अणु जुड़ेंगे। और जिसका जितना आकार कम होगा उसकी उतनी ही जलयोजन की क्षमता ज़्यादा होगी। जैसे बेरिलियम+2 पे धनावेश भी ज़्यादा है और इसकी साइज भी छोटी है मुकाबले Mg+2 के। Mg+2 की साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है भाई, इसकी साइज बड़ी है। तो सीधी सी बात है, जल योजन की कोटि इसकी ज़्यादा है, तो इस पर जल के अणु बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, इस पर कम चिपकेंगे। तो इसका जो जलीय आकार होगा वो कम होगा, इसका जलीय आकार ज़्यादा होगा। अब इसका जलीय आकार कम है तो ये अच्छी तरह गति कर पाएगा तो इसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, इसकी चालकता ज़्यादा होगी। सीधी सी बातें हैं। और साइज तो अपन को पता ही चल गई कॉन्सेप्ट का। अब देखते हैं अपन अपना नया कॉन्सेप्ट। जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है वो है आयनन ऊर्जा। क्या है, आयनन ऊर्जा। अब देखो आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है तो अच्छा, काम का भी है। इसको अपन आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, इसको अपन आयनन विभव भी कहते हैं, आयनन विभव। इसको अपन आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा और एंथैल्पी, एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं, है ना। एंथैल्पी और ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। वो अपन ने जो ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर था ना उसमें सीख लिया था। तो देखो क्या है, सीधी सी बात बताऊं, तुम्हें लेना क्या है अपन को। एक देखो इसमें स्टार्टिंग ही बोल रखी है किसी गैसीय विलगित परमाणु। देखो देखो एक बात करते हैं अपन, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु। ठीक है, इसमें उदासीन नहीं है लेकिन होती ये लाइन पूरी है, ये वाली लाइन, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु। इसका मतलब एक परमाणु जो अपनी सामान्य अवस्था में हो। सामान्य अवस्था में मतलब जैसे सोडियम, ठीक है, और ये होना चाहिए अपनी गैसीय अवस्था में। ठीक है, जैसे सोडियम, अब सोडियम तो सॉलिड होता है, तो ये उदासीन गैसीय विलगित परमाणु नहीं है क्योंकि ये सॉलिड होता है उधर। तो सॉलिड सोडियम नहीं होता, है ना। तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु कौन से होते हैं, कार्बन और गैस में हो, ये उदासीन है। ऑक्सीजन गैस में हो, इस पर ना तो कोई चार्ज होना चाहिए, उदासीन का मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए, गैसीय का मतलब गैस में होना चाहिए, विलगित का मतलब सिंगल होना चाहिए और परमाणु होना चाहिए। ठीक है, अब कोई चीज अगर का देखो ऑक्सीजन O2 के रूप में और गैस के रूप में है तो ये विलगित नहीं है, विलगित नहीं है, ये विलगित नहीं है, तो इसकी आयनन ऊर्जा नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी होगी उसको अपन आयनन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर कोई ए परमाणु है और जो सॉलिड में है, या फिर ए परमाणु है कोई वो लिक्विड में है, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी उसको अपन आयनन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। अपन किसको कहेंगे, सिर्फ ए परमाणु होना चाहिए और जो गैस अवस्था में होना चाहिए उसकी एंथैल्पी को अपन कहेंगे आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, आई ई। ठीक है, ये वाली बात समझने की बात है ना।
है ना, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब मैं थोड़ी देर इसलिए रुक गया कि तुम्हारे मैसेज आ गए, तो अब मैसेज का जवाब देने लग गया, है ना। अब मैंने ऊपर से ही जवाब दे दिया, तो इसलिए क्लास बंद नहीं करनी पड़ी। ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए, सच में। ये मेरे से पहले नहीं आता था, अब आ गया, है ना। अब मेरी बात सुनो। तो ये आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा है क्या? अब ये तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु कह दिया, आपने सीख लिया। तो अगर किसी किसी उदासीन नहीं, किसी गैसीय विलगित परमाणु से, मतलब वो उदासीन भी हो सकता है, वो ए प्लस के रूप में भी हो सकता है, ए माइनस के रूप में भी हो सकता है, मतलब वो उदासीन भी हो सकता है और चार्ज्ड भी हो सकता है ना, आवेशित भी हो सकता है। तो एक किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से, यानी ये ए है, इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इसको अपन को एनर्जी देनी होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को जितनी एनर्जी देनी होगी, वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। यही उसका आयनन विभव है, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो एनर्जी है वो आवेश इनटू क्या होगी, विभव, है ना। एक तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो देखो अपन डेल्टा एच बराबर अपन जानते हैं डेल्टा ई प्लस, है ना, डेल्टा पीवी होता है ये, है ना। अगर पी कांस्टेंट है यहाँ, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो जाता है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। ये ये एंथैल्पी है, ये आंतरिक ऊर्जा है, ये दाब है, ये आयतन है। ये अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हो जाए। अगर इसको अपन कन्वर्ट करें आयनन एंथैल्पी में, तो ये जो पी डेल्टा वी होता है, उसकी जगह अपन देखो वहाँ लिखते थे कि पी वी बराबर एन आर टी होता है। क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी होता है। और एन की जगह यहाँ पर लिया जा रहा है 5/2, है ना। क्या लिया जा रहा है भैया? 5/2। तो इसकी जो और जो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी, वो इसकी क्या हो जाएगी? आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो डेल्टा एच वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच आयनन ऊर्जा बराबर आई ई प्लस, है ना, आंतरिक एनर्जी प्लस 5/2 आर टी, ठीक है। 5/2 आर टी, एन की जगह क्या लिया है? 5/2। अब क्यों लिया है? वो उसने डेरिवेशन से लिया है, ठीक है। उसका अपन को कोई लेन देना नहीं है, पर अपन को ये फॉर्मूला भी आता है और ये फॉर्मूला भी अपन को आना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो। है ना। तो देखो अब आयनन ऊर्जा तो अपन को समझ आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना सिस्टम समझो। आयनन ऊर्जा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है सदैव। आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा मतलब एक ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अब क्यों है भाई ऊष्मा शोषी? कारण है इस बात का कारण क्या है? कारण ये है कि आयनन ऊर्जा में देखो, मैंने क्या बनाया कि भाई कार्बन लिया मैंने। अब कार्बन में 6 परमाणु है ना, 6 अणु होते हैं। 2,4 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दो तो पहले कोष में, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p 2। तो देखो दो ये अरे ये दोनों कोश नहीं है, ये दोनों तो उपकोश हैं। एक कोश, दो कोश हैं जिनमें 4 बाहर के में हैं, 2 पी में हैं, 2 एस में हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैंने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इसकी आई ई फर्स्ट हो गई, ठीक है। आई ई फर्स्ट हो गई तो कार्बन बन गया +1 में, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही। अब मेरी इस बात समझो, अब मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ कार्बन +2। एक बात समझ, एक बात मेरी समझो भाई, कार्बन गैस में होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड नहीं, ओनली गैस,
है ना। तो अब एक बात समझो, जहाँ पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो मुझे और पॉजिटिव चार्ज के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। मतलब मुझे पॉजिटिव चार्ज के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, वहाँ पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूँ, तो इसकी जो IE2 होगी वो IE1 से जो I2 है इसकी वो ज़्यादा होगी, वो I2 ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देने का कारण है भाई, कारण है देने का। क्यों? क्योंकि भाई मैं पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है और मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पहले ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं C+3 बनाऊँ तो मुझे IE3 देनी पड़ेगी जो इन दोनों से ज़्यादा होगी, और C+4 देनी पड़ेगी जो भी इससे ज़्यादा होगी I4 से। लेकिन अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूँ C+5 पे, तो मेरी बात समझो, ये तो एक कोष का मामला था, लेकिन अब मामला आ गया दूसरे कोष पे। समझो बात। तो ये IE5 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कोष से दूसरे कोष में जान इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कठिनाई होती है। समझ में आई बात है? तो अब मेरी बात समझो। अब देखो, मैं कार्बन से इधर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से अपन मानते हैं कि जेड इफेक्टिव होता है, वो क्या होता है, Z/E। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अपने आप बढ़ रही है, क्योंकि हमेशा देखो यहाँ 6, 5, 4, 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे इस जगह पे बस। तो इलेक्ट्रॉन अभी इसका परमाणु क्रमांक 6 तो फिक्स है, 6/2 तो 3 बचा इसका जेड इफेक्टिव। यहाँ 1, यहाँ 2 ऐसे बढ़ रहा है भाई, है ना। मतलब इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इसका मतलब साइज क्या होती है, कम। तो इधर जाने पर साइज कम हो रही है और आई की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज तो कम होती है लेकिन आई की वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ये समझ है? अरे सीधी सी बात है, इधर जा रहे हैं तो I1 कम है, फिर 2 जाता है, 3 जाता है, 4 जाता है, 5 तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो दूसरे कोष में बात पहुंच गई। अरे नज़दीकतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है, वो अपन जानते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ने से आई बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट सीधा सा समझ में आने वाली बात है। अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, बात और क्या है जानने की, बात जानने की ये है कि ए से मैंने बनाया A+, A+ से बनाया मैंने A+2 और A+2 से बनाया मैंने A+3, है ना, 3 जगह। तो मैं इससे इसे बनाऊं, है ना, या इससे इसे बनाऊं, या मैं I1, I2 और I3 दूं, तो इससे इसे बनाऊं तो ये होगी I नेट और ये होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 का योग, ये होगी I नेट इसकी, यहाँ से यहाँ तक की A2 बनाने की, ये होगी I1 प्लस I2 का मतलब नेट। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इनको जोड़ दो, एक एक करके आगे बढ़ो, चाहे डायरेक्ट आगे बढ़ो, टोटल आएगा वो फिक्स रहेगा, जोड़ घटेगा बढ़ेगा नहीं। समझ में आए? या तो तुम एक, और हमेशा याद रखना, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। ऐसे नहीं कि एक से ही डायरेक्ट 3 निकाल दिए, डायरेक्ट कभी नहीं होती आई। समझ में आई, है ना। तो एक बात समझ आया कि हमेशा जो IE की वैल्यू है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ ऑलवेज बढ़ेगी। कोई इसमें लपड़ा लपड़ा नहीं है, कोई मतलब अपवाद अपवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आई बातें? तो मतलब I1 की वैल्यू कम, फिर I2, फिर I3, फिर I4, I5, हमेशा वैल्यू ज़्यादा ही होगी। और जहाँ एक कोष से दूसरे कोष में चल जाएंगे उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना अपन सीख गए, है ना। अरे इतना तो सीख गए ना भाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूँ A+3 से जा रहा हूँ मैं A+7 पर, तो इसमें कितनी आइयों का योग होगा? इसमें होगा देखो I4 का, इससे इधर जाने की 4, देखो I3 तो यहाँ तक हो गई, अगली 4 पे A+4 पे जाने के लिए I4, तो I4 का योग प्लस I5 प्लस I16 का योग होके ये इसकी आई आएगी। समझ में आई बात है? समझ में आई ना? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ। अब देखो,
एक क्वेश्चन सर ने कराया है कि निम्न में से किस प्रक्रम के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की आवश्यकता होगी। देखो देखो जो फोटोन होता है ना, फोटोन की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य होती है लैम्बडा। लैम्बडा और एनर्जी का सीधा सिस्टम बता दूं मैं तुम्हें, है ना। लैम्बडा और एनर्जी का सीधा सिस्टम होता है ई समानुपाती होती है 1/λ, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है कि ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। ये होता है प्लांक का सिद्धांत। प्लांक का सिद्धांत, एनर्जी यह है प्लांक कांस्टेंट, ये है प्रकाश का वेग और ये है तरंग दैर्घ्य। पर कॉन्सेप्ट देखो, प्लांक नियतांक भी कांस्टेंट है और प्रकाश का वेग भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स के लिए। तो प्रकाश का वेग उनके बराबर ही वेग होता है, तो इनका प्रकाश का वेग कॉन्सेप्ट है ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो मतलब ई समानुपाती 1/λ होती है ऑलवेज। ये अपन जो परमाणु वाला चैप्टर होता है उनमें पढ़ेंगे, है ना। तो ये समझ में आया तुम्हें, एनर्जी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के। और देखो लैम्बडा होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आवृत्ति के। तो एनर्जी समानुपाती होती है म्यू के, व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्बडा के। ये कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये प्लांक के सिद्धांत से आता है। तो अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसने पूछा है अधिकतम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की आवश्यकता होगी, अधिकतम तरंग दैर्घ्य। तो देखो A+4 से +5 जाने के लिए ऊर्जा, A+3 से +4 जाने के लिए ऊर्जा, A+1 से +2 से +3। तो सीधी सी बात है, देखो इसकी तो IE1 होगी, इसकी IE2 होगी, इसकी IE3 होगी, इसकी IE4 होगी, क्योंकि एक ही परमाणु +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4, +5। तो सबसे कम आई इसकी जो ऊर्जा होगी सबसे कम इसकी होगी। और अपन जानते हैं ई समानुपाती 1/λ होता है प्लांक के सिद्धांत से। तो ई कम तो लैम्बडा ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लैम्बडा इसी की होगी। कॉन्सेप्ट सीधा सा है। तो निम्न में से किसी स्पीशीज के लिए I5 I1 कम I2 से अधिक होगा। देखो सब I5 है, नहीं I1 है, ये I1 का मान I2 से अधिक होगा का मान आएगा, है ना। तो किसी भी आई में I1 का मान I2 से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। हमेशा I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3, I3 से ज्यादा I4, सीधी सी बात है। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और IE बढ़ रही है। तो मतलब मतलब सीधी सी बात होती है कि देखो पहली, देखो आई की निर्भरता की बात कर लेते हैं अपन, आयनन ऊर्जा को प्रभावित बनने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। तो पहला कारक आता है कोश। अब कोश की संख्या कब बढ़ती है, कोश की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है एक वर्ग में। वर्ग मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है, ये अपन अच्छे से जानते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, सातवां कोश आ जाता है 7s से, है ना। पर है तो कोस एस तो, लेकिन स्टार्टिंग तो 7 हो गई ना, है ना। तो देखो अब एन का मान कब बढ़ता है, एन का मान बढ़ेगा, कोश का मान बढ़ेगा, कोश का मान बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ेगी, से दूरी बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ेगी। अब दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का जो अट्रैक्शन होता है, जो नाभिक के खींचने की क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम। तो आई की वैल्यू, अब नाभिक कम खींचेगा तो एक बात, एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के इधर पास है और दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतनी दूर है। तो बताओ इस वाले सेम परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए अपन को सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देनी होगी, क्योंकि ये नाभिक से पास में है, इन दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये इसका अट्रैक्शन बहुत कम है, क्योंकि दूरी के साथ बल घटेगा कौन सा, कि Q1 Q2 बाई R², जो बल है वो घटेगा, सीधी बात है। क्योंकि दूरी बढ़ने पर जो फोर्स है वो घटेगी कूलम्ब नियम से। अब कूलम्ब नियम परमाणुओं के लिए तो लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के लिए, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, मतलब IE की जो वैल्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती है एन के। कोश की संख्या अगर बढ़ेगी तो IE के मान घटेगा, सीधी बात है। अब कोश की संख्या बढ़ती है तो देखो अपन जानते हैं कि R होती है, वो होती है 0.529 n² बाई जेड इफेक्टिव। तो एन की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू बढ़ती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती आर। कौन सी, आयनिक त्रिज्या, तो
अगर त्रिज्या का मान बढ़ रहा है तो आई की वैल्यू घटेगी। और त्रिज्या की वैल्यू कब बढ़ती है बताओ? त्रिज्या की वैल्यू कब बढ़ती है? पॉजिटिव चार्ज के लिए त्रिज्या की वैल्यू कम होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियस की वैल्यू बढ़ती है। अपन ने साइज में देखा था, साइज समानुपाती होती है नेगेटिव चार्ज के, व्युत्क्रमानुपाती होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो आई ई सीधी भाषा में कोस के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या मतलब रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती, साइज के व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती। साइज व्युत्क्रमानुपाती तो पॉजिटिव चार्ज के समानुपाती और नेगेटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो उसकी आई घटेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी आई बढ़ेगी। सीधी बात है। +1 +2 +3 जाने पर आई बढ़ रही थी। ठीक है। अब जेड इफेक्टिव का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आई की वैल्यू समानुपाती होती है जेड इफेक्टिव के, क्योंकि जो आर की व्युत्क्रमानुपाती है साइज के व्युत्क्रमानुपाती है वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती होता है, क्योंकि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड इफेक्टिव के। सीधी सी बात है। तो अपन को आई चेक करने का 3 ही कॉन्सेप्ट है। पहले तो समान व्युत्क्रमानुपाती देख लो कोश के, दूसरा देख लो जेड इफेक्टिव के समानुपाती, है ना, तीसरा देख लो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के। अब देखो ये कब लगाना है वर्ग में, ये कब लगाना है, ये कब लगाना है अपन को, ये कब लगाना है, ये लगाना है अपन को एक आवर्त में, है ना। ये कहाँ लगाना है? जब एक ही परमाणु दिया हो उसके विभिन्न रूप, जैसे ऑक्सीजन +2 में दिया हो, ऑक्सीजन +1 में दिया हो, ऑक्सीजन -1 में दिया हो, ऑक्सीजन -1/2 में दिया हो, एक ही परमाणु दिया हो उनके लिए, एक ही परमाणु के लिए लगाना है ये। ठीक है। अब लगाना समझ गए कहाँ कहाँ क्या लगाना है? वर्ग वर्ग में लगाना है अपन को 1/n, आवर्त में लगाना है समानुपाती जेड इफेक्टिव, और ये लगाना है एक ही परमाणु के लिए। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो अब अपन लगा देते हैं आई। अब देखो आई निकालने के लिए अपन को सबसे ज़्यादा काम आएगा जेड इफेक्टिव, क्योंकि अपन आवर्त में निकालेंगे। 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्तों में निकाल लेंगे भाई। ठीक है। अब मेरी बात समझो। अब देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो तुम्हें मैं, मतलब एक बात तो तुम ये याद रख लेना भैया, मतलब जो अर्धपूरित विन्यास होता है ना उसका स्थायित्व ज्यादा होता है पूर्ण पूरित से। वो अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है। अर्धपूरित अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का, पूर्ण पूरित इनका होता है स्थायित्व ज्यादा। अब जो ज्यादा स्थायी होता है, देखो सीधी पूरा खेल क्या है स्टेबिलिटी का, पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स किस पे टिकी है? स्टेबिलिटी पे। जो ज्यादा स्थायी होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, देगा। सीधी बात है, जो ज्यादा स्थायी होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। बिल्कुल तुम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉनों को खींच के रख सकता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन वो नहीं देगा। सीधी बात है। तो अब देखो पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, तो पी में 1 गया, पी में 2 गए, पी में 3 गए, पी में 4 गए, पी में 5 गए और पी 6 पे भर जाता है, अपन को पता है। तो देखो P1 P2 P3 इनके इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है, P2 तक इनके इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन P3 है अर्धपूरित और इसका स्थायित्व ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। तो क्यों नहीं निकाल देगा? कारण वारण छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, सीधी सी बात है। क्या बात क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा P3। तो इसकी जो आई ई की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इसकी आई की वैल्यू को 1 कह रहे हैं अपन, इसकी को 2 कह रहे हैं, इसकी 3 कह रहे हैं, इसकी 4 कह रहे हैं, इसकी 5 कह रहे हैं, इसकी 6 कह रहे हैं, है ना। ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा आई किसकी होगी भाई? सबसे कम आई होगी I1 की, क्योंकि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तुरंत निकाल के कहेगा कि एक को ले ले भाई, मैं डायरेक्ट उसमें एस कक्षक में स्टेबिलिटी प्राप्त कर लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन पर, है ना। अरे ऐसे ही तो भरा जाता है 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसमें 6 लास्ट में आ रहा है, तो देखो 1s2 2s2 2p1, फिर 1s2 2s2 2p2, फिर 2p3, फिर 2p4, फिर 2p5। देखो 2p1 किसका है? नाइट्रोजन का। ये फिर कार्बन का, बस बस नहीं, बोरॉन का, बस नहीं, ओ फ्रेंड ये 5, है ना।
फ्रेंड और 2p6 किसका है, नियॉन का, ये अपन को पता है ना ये। तो अब अपन को ये दे दिया है ना, तो अब इसमें से देखो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 लास्ट लास्ट वाला चेक कर लो है ना 2p। अब देखो 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो इसकी आई कम, 2p2 से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल, दो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल, तो इसकी आई भाई थोड़ी ज्यादा, ठीक है। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देके अर्धपूरित अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करेगा। कैसे विन्यास प्राप्त कर लेगा भाई, ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा, सीधी बात है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा भाई, तो सीधी बात है। तो इसकी ऊर्जा आई की वैल्यू कम होती है और इसकी ज़्यादा हो जाती है I3 की वैल्यू। क्यों इसकी I3 की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मेरा अर्धपूरित का स्थायित्व कम ना हो, तो अर्धपूरित का स्थायित्व यहाँ काम आ गया। देखो I1 से ज़्यादा I2 की हो गई, I2 से ज़्यादा I3 की होनी चाहिए थी, लेकिन I4 की होती है, फिर I4 से भी ज़्यादा I3 की होती है, फिर होती है I5 की, और उससे ज़्यादा होती है I6 की, ये तो पूर्ण पूरित है। समझ आई, समझ आया ना बात, बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व अपन को आ गया, बिल्कुल आ गया ना, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, ये हाफ का स्थायित्व अपन को हमेशा याद रखना है कि अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो वो, और ये काम कहाँ करता है, सिर्फ एक परमाणु तक। ऐसे देखो 3 तक, 3 पे था तो 4 तक करेगा, 4 से ज्यादा होगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी, 5 से ज्यादा इसकी नहीं होगी, 4 से ज्यादा ही होगी, तो एक पर एक स्टेप पे ही काम करता है, ठीक है। तो ये अर्धपूरित का स्थायित्व समझ गया। एक और होती है भेदन क्षमता। ये भेदन क्षमता क्या काम करती है भाई, देखो तुम नोट्स में लिख रहा है ना, जो मत पढ़ो, तुम उसके बजाय ये लिख लो, ये जो मैंने सिखाया है ना, वो अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है, और वो एक एक कॉन्सेप्ट पर, एक इलेक्ट्रॉन पर काम करता है, बस एक इलेक्ट्रॉन लेवल पर, है ना। ये लिख लो एक, तो वो नोट्स में थोड़ा बेकार लिख रहा है, समझदारी वाली चीज नहीं लिख रही है नोट्स में, जो ये लिख रहा है ना वो मेरे खुद के समझ नहीं आ रहा, तुम तो बस इसके स्थान पर इसे काटो, इसके स्थान पर ये लिख लो, सीधी सी बात है कि P3 का स्थायित्व ज्यादा होगा, मतलब P3 की आई है ना, आई P3 की वो ज्यादा होगी किससे, आई P4 से, सीधी बात है। कारण कारण क्या है, कारण अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है, ठीक है, ये लिख लिया है ना। और अपन को ये पी में लिख लिया, ये डी में भी होता है कि D5 की जो वो होती है आई, वो ज्यादा होती है किससे, D6 से, क्योंकि डी देखो 10 आते हैं डी में, तो अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा हुआ, सीधी बात है। और एक होती है ये भेदन क्षमता, भेदन क्षमता क्या होती है, देखो भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता का मतलब होता है कि अपन एक बात जानते हैं कि से नाभिक से आकर्षण जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना कठिन होगा, है ना। नाभिक से आकर्षण जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना कठिन होगा, ये तुम्हें समझ आ रही है बात। और जितना इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, उसकी IE की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, ये भी अपन को समझ आ रहा है बात। तो अब एक बात बताओ, ये एक नाभिक है ना, नाभिक में देखो कोश होते हैं, ये कोश, 2 कोश, 3 कोश, ठीक है, 7 कोश होते हैं अपन जानते हैं, लेकिन कोशों में क्या होते हैं कोश, देखो अपन जानते हैं कि ये अंदर वाला 1s कोश है, 1 वाला कोश है, 1 2 3, अपन जानते हैं कि 3 वाले कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा 2 के बजाय, और 2 के बजाय और 1 की बजाय 2 से निकालना आसान होगा, ये अपन जानते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि एक कोश में उपकोशों की, तो जो भेदन क्षमता होती है वो S P D और F की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है,
बहुत कम होती है, डी की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, पी की उससे थोड़ी ज़्यादा है, एस की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब एस की भेदन क्षमता इफेक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब प्रभावी होती है। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी मतलब काम करती है, काम करती है। अब वो काम कैसे करती है, तो देखो अपन, देखो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, है ना, दूसरा है हाइड्रोजन हीलियम, तीसरा है लिथियम, है ना, चौथा है बेरिलियम, है ना, बेरिलियम में तो है, पांचवा है बोरॉन, और छठा है कार्बन। बस नहीं ओ फ्रेंड, है ना। अब देखो इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें आता है 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, ठीक है। देखो 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, यहाँ काम करती है भेदन क्षमता बेरिलियम और बोरॉन में। कैसे, तो देखो भाई मैंने क्या बताया, ये एक ही आवर्त के तत्व हैं। कौन से, बेरिलियम, बोरॉन, नहीं यार एक आवर्त के तत्व नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं इनकी। तो देखो 1s2, 2s2, 2p1, है ना, और इसका हो जाता है 1s2, 2s2, 2p। देखो 2s2, 2p2, इसका हो जाता है 2s2, 2p3, इसका हो जाता है 2s2, 2p4, इसका हो जाता है 2s2, 2p5, और नियॉन का हो जाता है 2s2, 2p6, ऐसे होता है। अब भेदन क्षमता कहाँ काम करती है, जो भेदन क्षमता काम करती है ना, ये 2s2 कोष और 2p1 कोष में। कैसे, देखो अपन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो क्या होती है, देखो हाइड्रोजन हीलियम को हटा दो, ये इन दोनों को हटा दो, भाई ये दोनों है ना काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले कोष, ये पहले कोष में है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम पहले कोष के मामले में है, दूसरे कोष में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो दूसरे वर्ग की, वो दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, फिर अपन करेंगे तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की, फिर छठे की, फिर सातवें की, ऐसे 7 आवर्तों की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें देखो 2s2, 2p1, ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित है भाई। ये इसमें क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन देके पूर्ण पूरित वाला स्थायित्व कर लेगा, तो इसकी IE1 कम होगी, ठीक है, इसकी IE ज्यादा होती है। अब भाई क्यों होती है इसकी ज्यादा, तो ये आ जाता है भेदन क्षमता का कॉन्सेप्ट यहाँ पर। देखो कैसे भेदन क्षमता सिर्फ इन दो पे ही लगती है, 2s2 और 2p1 पर ही लगती है भेदन क्षमता। क्यों लगती है, कारण है इसका। देखो 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि s की वेदन क्षमता ज्यादा है। ये s के इलेक्ट्रॉन है जो पास होते हैं परमाणु के, नाभिक के पास होते हैं। s के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास है, देखो इससे नाभिक की दूरी इतनी सी, पर p के नाभिक की दूरी प्रभावी है, अंतर है दूरी में, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो फिर बोरॉन की जो आई की वैल्यू है, ये बोरॉन की आई बी, ये ज्यादा कम होती है, इससे ज्यादा होती है बेरिलियम की आई की वैल्यू। फिर देखो बेरिलियम तक ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन, देखो अर्धपूरित, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है पूर्ण पूरित से, और फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नियॉन की। समझ आया। एक तो ये देखो अर्धपूरित में एक स्टेप आगे जाएगा, एक ये 1s2, 2s2 और 2p1 में एक स्टेप आगे जाएगा। ये बेरिलियम एक स्टेप आगे गया, ये भी एक स्टेप। ये सिर्फ निकटतम विन्यास पर प्रभावी होते हैं, ठीक है। ये एक तो ये भेदन क्षमता लग रही है यहाँ, इसे कहते हैं अपन भेदन क्षमता, और इसे अपन कहते हैं अर्धपूरित का स्थायित्व। अब देखो यहीं एक लपड़ा सिखाऊं तुम्हें। देखो अपन ने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनकी अपन ने आई की वैल्यू अभी अभी चेक कर ली, ये आई फर्स्ट की वैल्यू अपन ने इनकी चेक कर ली। लेकिन इनमें से देखो
इसका देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका है 1s2 2s1, इसका है 1s2 2s2, इसका है 1s2 2s2 2p1। तो इसका देखो 2p1 है, तो देखो 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6। अब इसमें से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा हूँ, मतलब मैं बना रहा हूँ लिथियम प्लस एक एक, इनकी एक एक लिथियम, ये बेरिलियम प्लस बोरॉन प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस, है ना, फ्लोरीन प्लस और नियॉन प्लस बना दिया। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब इनकी IE2 की बात कर रहे हैं अपन अब। ये तो इनका ऑर्डर था, ये तो इनका देखो IE1 का ऑर्डर हो गया, है ना। IE1 का अब अपन ऑर्डर देखेंगे, IE2 का सेकंड का ऑर्डर, IE2 का ऑर्डर। मतलब अब अपन M से पहुंच गए हैं M प्लस पे, +1 पे आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा 1s2, इसका बचा देखो 1s2 2s1, इसका बचा 1s2 2s2 2p, 2p तो गया, 2p1 गया, इसका बचा 2s, देखो इसका बचा 2p1, इसका बचा 2p1, इसका देखो इसका बचा 2p2, 2p2, इसका बचा 2p3, इसका बचा 2p4, इसका बचा 2p5। देखो I1, अब देखो मैंने तुम्हें I2 का देखो अब इसका ये बचा, मैंने I1 के ऑर्डर लिख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। I1 का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं पहले, I2 से पहले। देखो I1 का ऑर्डर लिख रहे हैं इसमें, देखो I1 का ऑर्डर इस विन्यास के हिसाब से लिखो। इसका सबसे पहले लिथियम की, फिर लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की नहीं होती है, बोरॉन की होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कम होगी, इसकी भेदन इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, तो ये एक स्टेप आगे चल जाएगा। तो बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन एक स्टेप आगे क्योंकि अर्धपूरित है, तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ठीक है। पर अब देखो I2 का ऑर्डर लिखूंगा मैं, I2 का इसका 1s2 हीलियम के समान विन्यास आ गया, हीलियम के समान। देखो हीलियम का 1s2 होता है, तो हीलियम एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगी, तो इसकी IE ये तो लास्ट में जाएगा, लास्ट में, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, पूर्ण पूरित गैस है, सबसे ज्यादा होता है। तो देखो सबसे पहले आएगा बेरिलियम, क्या आएगा? बेरिलियम, है ना। फिर देखो 2s2 2p1, तो 2s2 2p1 से एक स्टेप आगे जाएगा, तो फिर आएगा कार्बन, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, तो इसकी आई की वैल्यू बोरॉन की अब ज्यादा हो जाएगी। अब बोरॉन की ज्यादा हो जाएगी I2 की वैल्यू, क्यों? क्योंकि इसका विन्यास 2p2 हो गया, वो 2s2 हो गया, 2s2 जो एक स्थायी विन्यास है, 2s2। तो फिर बोरॉन, अब फिर एक स्टेप, फिर नाइट्रोजन, है ना। फिर देखो ऑक्सीजन का अब 2p3 एक अर्धपूरित विन्यास है, तो ये एक स्टेप आगे चल जाएगा, तो नाइट्रोजन अब जाएगा, पहले फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर आएगा नियॉन, और फिर लास्ट में आएगा लिथियम, क्योंकि 1s2 एक आइडियल गैस विन्यास है। फिर आ जाएगा लिथियम प्लस में, इनकी प्लस के रूप में लिखो इनको। तो देखो I1 और I2 के ऑर्डर में जमीन आसमान का अंतर है। अब इनका I3 का ऑर्डर लिखूं, तो देखो I3 का ऑर्डर में एक एक इलेक्ट्रॉन और कम करूं, तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देता हूं मैं लिथियम का, तो ये हो जाएगा लिथियम +2, बेरिलियम +2, बोरॉन +2, कार्बन +2, नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन +2, फ्लोरीन +2 और नियॉन +2। अब मैं +2 पे जा रहा हूँ, है ना, इनके +2 पे जा रहा हूँ, तो देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो 1s1, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 1s2, इससे निकाल लिया तो देखो 1s2 2s1, ये 2p1 तो हट गया, 2 2s2, है ना, और इसका 2p1 नाइट्रोजन का हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का 2p2 हो जाएगा, इसका 2p3 हो जाएगा, इसका 2p4। अब देखो 1s1, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, 1s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि 1s1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में, 1s1 नाभिक के बिल्कुल पास में, अभी भी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा। क्या होगा? बहुत कठिन होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, अभी भी ये यहीं रहेगा, ठीक है।
अपन को, लेकिन 1s2 ये फिर हीलियम विन्यास, इससे ज़्यादा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को ये बेरिलियम को आगे पहुंचा देना है यहाँ। बेरिलियम +2 को स्टार्टिंग होगी बोरॉन प्लस से। किससे? बोरॉन से, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। 2s1 से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। तो बोरॉन +2 की सबसे कम, फिर कार्बन +2, ये 2s2 और ये 2p1 है, तो ये एक ही स्टेप आगे जाएगा। तो नाइट्रोजन +2, फिर कार्बन +2, फिर कार्बन +2 से फिर ऑक्सीजन +2, फिर फ्लोरीन का एक स्टेप आगे जाएगा, क्योंकि +3, 3 मतलब अर्धपूरित, तो नियॉन +2, फिर फ्लोरीन +2, फिर ये लिथियम +2, फिर लिथियम के बाद एक और आएगा, कौन सा? बेरिलियम +2। बेरिलियम में अर्धपू क्या हीलियम का विन्यास है 1s2 हीलियम वाला। तो ये हो गई इसकी I3 गई। मतलब जो एक बार आगे चला गया ना वो वापस पीछे नहीं आता है। जो एक बार आगे चला गया ना वो वापस पीछे नहीं आता है, वो आगे ही रहता है। तो ऐसे अपन को लिखना है। अपन को उनके विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन कम करके उनको विन्यास को लिखते जाना है। क्या करते जाना है? लिखते जाना है। तो ये हुआ लिखने का तरीका, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड आवर्त की, है ना। अब बात करते हैं अपन सेकंड आवर्त की। सेकंड आवर्त में कौन कौन से तत्व है भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तत्व हैं। इनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, आर्गन कोई दिक्कत है? वो थर्ड आवर्त की बात कर रहे हैं, थर्ड आवर्त की। तो देखो, इसका 11, इसका 12 भैया, इसका 13, इसका 14, 15, 16, 17, 18। अपन चाहते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो क्या होगा? आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन हकीकत में इनकी I1 का ऑर्डर कैसे लिखेंगे अपन? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। देखो, 2p6 3s1, 2p6 3s2, 2p6 3o, 3s2 3p1। ठीक है, 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। ठीक है, ठीक है, बायतम बायतम को स्किन के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिए। अब देखो, 3s1 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2p6 स्थायी विन्यास सबसे कम आई Na, फिर 2, फिर ये आगे जाएगा एक स्टेप, तो Al, फिर Mg, फिर Si, फिर ये Si के बाद पूर्ण अर्धपूरित, तो ये एक स्टेप आगे पहुंचा, तो क्या आ जाएगा? सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, अब इसकी I2 का ऑर्डर कैसे लिखें? इसको आगे आगे पहुंचा दो। ये इसकी I2 लिखने का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। अब देखो, मैंने ये I1 का ऑर्डर लिख दिया, अब मैं I2 का ऑर्डर लिखूंगा ना, तो देखो, अब मैंने I1 से I2 पे जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा Na+, है ना। ये Na+ हो जाएगा, ये Mg+, ये L+। अब देखो, I2 का ऑर्डर लिखने का कॉन्सेप्ट बताऊँ। Na, जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने, तो ये पूर्ण पूरित विन्यास बन गया, पूर्ण पूरित। और ये एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगा, आर्गन की तरह, जैसे नियॉन की तरह, नियॉन की तरह। ये 3p6, तो ये 2p6 में होगा ना नियॉन, तो ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो आप लास्ट में लिख दो, पहले वाले को लास्ट में लिख दो, कॉन्सेप्ट सीधा। अब स्टार्ट करो यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से सीधा देखो, इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे ना, तो देखो ये बन जाएगा 3s1, ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3p1, ये 3p2, 3p3, 3p4, 3p5। अब देखो, 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, Mg, लेकिन 3s2 इससे पहले, तो सिलिका, फिर Al, फिर पोटेशियम, फिर देखो 3p2, 3s3, 3p3 अर्धपूरित, तो ये इससे, तो फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर आर्गन, और फिर ये। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है।
है ना। अब IE3 का ऑर्डर लिखना है अपन को। IE3 का ऑर्डर लिखने से पहले अपन को सबसे पहले इस MG महाराज को पहुंचा दो सबसे लास्ट में। ये NA फिर MG, ये तो फिक्स है, ठीक है। NaMg तो फिक्स हो गए, है ना। NaMg क्योंकि Na अपन ने पहले पहुंचा दिया, बचा ये सिलिका। अब देखो, अब NaMg अपन ने पहले ही पहुंचा दिया ना, तो देखो NaMg पहुंचा दिया, तो इनका ऑर्डर लिखना है अपन को बस, इनका। तो देखो इसमें क्या बचा, पहले 3s2 बचा था, तो इसका बचा 3s1, फिर इसका बचा 3s2, इसका बचा 3p1, इसका बचा 3p2, इसका बचा 3p3, इसका बचा 3p4। देखो ये बचा एल्यूमिनियम, है ना। ये बचा तुम्हारा सिलिका, ये बचा तुम्हारा देखो +2 पे सिलिका +2, है ना। फॉस्फोरस +2 और सल्फर +2 और क्लोरीन +2, आर्गन +2। अरे आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3p6 था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिए तो 3p2 बचा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बचा लिए तो 3p3 बचा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बचा 3p2 बचा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बचा 3p1 बचा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये दोनों हट गए तो 3s2 बचा, है ना। ये 3s2 सिलिका का, यही तो है। अब बिल्कुल, अब देखो इनको, इनमें अपन को Na तो हटाना नहीं है, Mg हटाना नहीं है। अब इसमें देखो ये क्या बचा है 3s1, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान 3s1 से, ठीक है। 3s1 से तो एल्यूमिनियम बचा, ठीक है। 3s2 इसमें एक स्टेप आगे पहुंचा दो, P फिर सिलिका, फिर ये क्या बचा है, ये क्या है, ये सल्फर, है ना। और फिर अब देखो 3, ये एक स्टेप आगे चल जाएगा, कौन सा, आर्गन, और फिर क्लोरीन। ये +2 वाला है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। सीधा सा बात है, अपन को तो ये अर्धपूरित को एक स्टेप आगे ले जाना है और इसको एक स्टेप आगे ले जाना है, बात खत्म। इनको छेड़ना नहीं है, एक बार जो आगे चला गया वो आगे चला गया, बात खत्म, ठीक है। अब बात खत्म कर ली, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें, अब ये देखो 2 ऑर्डर लिखना अपन सीख गए, है ना। बहुत आसान था, बिल्कुल बहुत आसान काम था ये भाई, सच में बहुत आसान काम था। आई का ऑर्डर लिखना अपन सीख गए ना, बहुत आसान काम सीख गए, बहुत मज़ेदार चीज़ सीख गए अपन। अब अपन को बस 3D सीरीज का सीखना है, फिर अपन को है ना 3D सीरीज का सीखना है। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो अभी अपन ने सोडियम की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी निकाली, सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं अपन, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है भाई, 12। तो इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका देखो I1 में इसका बचेगा क्या, अगर Mg+1 किया अपन ने +1, तो इसका बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी भी उसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3s में ही इलेक्ट्रॉन है, यानी थर्ड कोष में इलेक्ट्रॉन है अभी भी। Mg+2 किया अपन ने तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अभी भी 3s से अपन ने यहाँ 3s से इलेक्ट्रॉन निकाला, या अभी 3 वाले कोष से इलेक्ट्रॉन निकाला। लेकिन अब मैं अगर करूँ Mg+3, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा 2p5। अब मैंने देखो यहाँ तो तीसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकाला, पर यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है दूसरे कोष से, एक कोष अंदर आ गया। और मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि एक कोष अंदर आने पर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसकी देखो ये वाली आई की वैल्यू थी, मैंने यहाँ से यहाँ गया तो ये इसकी I1, यहाँ से यहाँ गया तो इसकी I2, और यहाँ से यहाँ गया तो इसकी I3। I1 की वैल्यू से ज़्यादा होगी I2 की, पर I2 से I3 की वैल्यू मच ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, अंदर के कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, और अंदर का कोष तो परमाणु के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो मतलब अगर देखो इस पर देखो अपन Mg लिखते हैं +2 पे हमेशा, किस पे लिखते हैं भाई, +2 पे। कारण क्या है कि इनकी इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, पर तीसरा बहुत ज़्यादा, मतलब इससे निकालने के लिए 10 किलो जूल, इससे निकालने के लिए 20 के लिए, तो इससे 200 किलो जूल चाहिए। सीधा होता है कॉन्सेप्ट, 200 चाहिए, 10 गुना ज़्यादा, सीधी बात है, बहुत ज़्यादा चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, किसी की I1 से ज़्यादा I2 है, I3 ज़्यादा है, फिर I4 बहुत ज़्यादा हो गई,
तो मतलब वो वो एटम A+3 दिखाएगा। मतलब किसी की I1 है, I1 से बहुत ज़्यादा हो गई I2, तो वो सिर्फ A+ दिखाएगा। अगर किसी की I1, फिर उससे ज़्यादा I2, फिर उससे ज़्यादा I3, फिर उससे ज़्यादा I4, फिर उससे ज़्यादा I5, I5 बहुत ज़्यादा हो गई तो वो A+4 दिखाएगा। समझ आई बातें? समझ आई बातें? मतलब बातें समझ आई? मतलब अगर उसकी I1 से ज़्यादा I2 बहुत ज़्यादा है, मतलब देखो सोडियम की I बहुत कम थी लेकिन सोडियम की I2 सबसे ज़्यादा हो गई इसके आवर्त में। कारण उसमें 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब ns1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, है ना। इसकी देखो I2 कम लेकिन I3 सबसे ज़्यादा हो गई mg। I3 इसकी सबसे ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि इसके पास 3s2 था। क्या था? 3s2, ये रहा 3s2, यानी इसके पास ns2 था। समझ में आई बातें? मतलब किसी की I1 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा I2 है तो उसके पास ns में एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बातें? अगर किसी की I1 से ज़्यादा I2 है और I2 से ज़्यादा I3 बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके पास ns2 इलेक्ट्रॉन है। अगर I1 से ज़्यादा I2, I2 से ज़्यादा I3 और फिर ज़्यादा 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 उसके पास I4 बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके पास ns2 और np1 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसकी I1 से ज़्यादा I2, I2 से ज़्यादा I3, I3 से ज़्यादा I4 और I5 बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके पास ns2 np2 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दिखाएगा M+, ये दिखाएगा M+2, ये नहीं, ये दिखाएगा M+, ये M+2, ये M+3, ये M+4। मतलब ये नाइट्रोजन Na+ वाला है, ये Mg+2 वाला है, ये एल्यूमिनियम +3 वाले हैं, ये कार्बन प्लस वाला है, सिलिका प्लस वाला है, +4 वाले हैं। कार्बन +4 दिखाता है ना, वो वाले हैं। तो अब देखो क्वेश्चन देखो, एक तत्व की क्रमागत आयनन ऊर्जा 5, 11, 97, 113। 11 से 97 में 10 गुना अपने आप बढ़ गई तो ये क्या दिखाएगा? M+2 विन्यास दिखाएगा। सीधी सी बात है। इसकी ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इस देखो इसकी संयोजकता NH2 दिखाएगा, M+2 मतलब M ऑक्साइड MO होगी क्योंकि ऑक्साइड में O होती है -2 में और ये +2 में जाएगा तो MO तो ऑक्साइड हो गई और क्लोराइड होगा MCl2। सीधी बात है ना? क्योंकि क्लोराइड में क्लोरीन तो +1 दिखाता है। ऐसे ही देखो देखो 11, 23, 49, 63 लेकिन 233 तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये क्या दिखाएगा? M+4। ये M+4 दिखाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन +4। मतलब इसमें देखो 1s2 2s2 दो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब 2s2 2p4 दिखाएगा ये 2s2 2p4। अब देखो 2s2 2p4, अब इसमें देखो 2 ओ ये दिखाएगा ns2 np2 ns2 np2। अब इसमें देखो ns2 np3 ns2 np2 कार्बन है इसमें, है ना, ns2 np2, पर इसमें देखो ns2 np2 ये दिखाएगा। अब मेरी बात समझो, इसमें कार्बन और सिलिका दोनों दिए हैं एग्जाम्पल में, लेकिन मेरी बात समझो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल सकता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दी गई ऊर्जाएं 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल दिया कार्बन ने? इसके पास हाँ NH2 NP2 है, NH2 N2S2 2p2 है इसके पास, 2s2 2p2 है, लेकिन इसके पास भी 3s2 3p2 है, पर ये 7 ऊर्जाएं दिखा सकता है क्योंकि ये इसका परमाणु क्रमांक यहाँ आवर्त सारणी में सिलिका कार्बन के नीचे आता है, इसका 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, है ना, पर कार्बन 7 नहीं दे सकता। तो ऊर्जाओं के आधार पर ऐसे लिखना होता है। तो देखो निम्न में से किस तत्व के लिए I1 तथा I2 में अंतर अधिकतम है? तो लिथियम में Li+ दिखाता है, बेरिलियम में +2, इसमें NS1, है ना। अब देखो इसमें भी NS1 है, इसमें भी NS2 है, पर जो कक्षक नाभिक के जितने नजदीक होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना कठिन होता है। ये थोड़ा बड़ा है यार, सोडियम बड़ा परमाणु है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना लिथियम से होता है।
ठीक है। I3 का मान अधिकतम किसके लिए होगा? तो देखो I3 का मान, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दूसरी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अगला कोश आ जाएगा। इसमें दो निकाल लो, तीसरी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इससे देखो एक निकाल लो, एक ये दो, तीन निकाल लो, फिर चौथी। इससे देखो छः निकाल लो, छः निकाल लो, छः क्या आठ निकाल लो डायरेक्ट। आठ तक दे सकता है ये, आठ तक। ये एक आइडियल गैस है। मतलब इससे दो निकाल के तीसरी बहुत ज्यादा होगी, और ये तीसरी का मान अधिकतम पूछना है तो, है ना। तो देखो हीलियम की आयनन ऊर्जा 50 किलो जूल है, तो हीलियम प्लस की आयनन ऊर्जा होगी, देखो हीलियम की प्लस 50 किलो जूल है, तो हीलियम +1 की, यानी हीलियम से जा रहा है ये, हीलियम +1 में, तो +1 यानी एक आई ज्यादा हो गई। तो आई ज्यादा, इससे तो ज्यादा ही होगी, 50 नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, 49 नहीं हो सकती, 80 हो सकती है, उससे तो ज्यादा ही होगी। ठीक है। तो अब देखो 3D सीरीज, 3D सीरीज में आयनन ऊर्जा का क्रम देखो भाई। 3D सीरीज में अपन ने साइज का क्रम देखा था, साइज का क्रम क्या देखा था भाई? साइज का क्रम देखो, 3D सीरीज में मैंने तुम्हें साइज का क्रम बताया था। ये तुम्हारी 3D सीरीज में साइज का क्रम था, कहाँ था रे? 3D सीरीज में साइज का क्रम ये रहा तुम्हारा। देखो इधर से इधर जाने पर बड़ी, फिर Mn की ज़्यादा, फिर इनकी बराबर, फिर Cu और Zn में ये कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो इनमें ना 3D सीरीज में इनकी आयनन ऊर्जा में भी लपड़ा ही रहता है भाई। क्या रहता है? लपड़ा। तो इसकी देखो आयनन ऊर्जा, देखो आवर्त में इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए आई की वैल्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो है ना, आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए। पर क्या हो रही है? इसकी इससे इसकी ज़्यादा हुई, फिर इसकी इससे कम हो गई, फिर इसकी इससे ज़्यादा हुई, फिर इसकी इससे ज़्यादा, फिर इसकी इससे भी ज़्यादा, फिर इसकी इससे कम हो गई, फिर इसकी इससे कम हो गई, फिर इसकी इससे बढ़ गई। क्या करें भाई? रटना है भाई। क्या है? रटना है। देखो रटना है ये, इसको रट लो महाराज, सीधी बात है। रट लो महाराज इसको। अब इसका कॉन्सेप्ट का कारण मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कि अभी 1 घंटा हो गया, इतना पढ़ा नहीं सकते। वैसे आई कंप्लीट हो चुकी है अपनी, अपनी आई कंप्लीट हो चुकी है। अब कल अपन वो पढ़ेंगे। अभी यार अभी तो आई में बहुत चीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ आई बची हुई है अभी तो, अभी तो एप्लीकेशन ऑफ आई बची हुई है यार, 2-3 एप्लीकेशन। कल इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी कर लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, है ना। फिर परसों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी अपनी, है ना। फिर अपने पास क्या बचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अपन के पास बचेंगे कुछ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और डबल हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा मतलब वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बचेगा, मतलब इसकी 2 क्लासें और बनेंगी बस, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लासें। अब यार ये कॉन्सेप्ट सिखाने लायक है तो सिखाने तो पड़ेंगे भाई। देखो पीरियोडिक टेबल में जितना अच्छा सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को, उतनी अच्छी पूरी इनऑर्गेनिक हो जाएगी। कैसे? देखो एक क्वेश्चन करके देखो भाई, क्या करके देखो भाई, एक पेपर में, मेरे पास पेपर है, इसका एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ये वाला, है ना। क्वेश्चन करके देख लो, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं एक अच्छा सा। अब देखो तुम कहते हो ना क्वेश्चन नहीं आता, देखो ये क्वेश्चन देख लो खुद। निम्नलिखित यौगिक में एकल क्लोरीनीकरण के उत्पाद अपेक्षित है। ये वही क्वेश्चन आ गया जो तुमने मुझसे पूछा था, एक बार याद है ना तुम्हें? एकल क्लोरीनीकरण के उत्पाद, एकल क्लोरीनीकरण। तो देखो एक बार तुम क्लोरीनीकरण यहाँ कर दो, एक बार तुम क्लोरीनीकरण यहाँ कर दो, 2 क्लोरीनीकरण हो गए। एक बार क्लोरीनीकरण तुम अगर यहाँ कर दो, 3 हो गए, है ना, 3 हो गए ना। देखो ए ऐसे बना ली अपन ने श्रृंखला, तो इसमें 1 2 3 और 4, 4 हो सकते हैं, 4 तो है ही नहीं। 1 2 3, यार कुछ नहीं, मेरे को याद नहीं यार, इसको कैसे करना है, ये सीखना पड़ेगा, ये क्लोरीनीकरण वाले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। और क्या बचा अपना?
देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो तुम, एक छोटा सा क्वेश्चन था वो मुझे ये रहा। देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखो गैलियम जिसका अति उच्च गलनांक होता है के विपरीत सीजियम का अत्यंत कम होता है। अब यार इसमें ये तो नहीं आया, अभी तो ये पढ़ा नहीं है अपन ने गैलियम का गलनांक है ना, ये जरूर अपन को आता है। इसमें देखो आयन एंथैल्पियों का सही क्रम है, इसकी प्रथम आयन एंथैल्पी तो सबसे कम इसकी, है ना, है ना, ठीक है। फिर इसकी, फिर इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्या है भाई, इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि क्योंकि ये एल्यूमिनियम +3 दिखा रहा है, +3 पूर्ण पूरित, तो इससे ज्यादा होगी, तो ये गलत है। इसमें ये अगर यहाँ आता और ये यहाँ आता तो सही हो जाता, तो ये गलत है, ठीक है। ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। चलो अब ठीक है।